चीन का कहना है कि ताइवान के साथ हमारा खून का रिश्ता है। नए साल की स्पीच में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को चीन का हिस्सा भी बताया। तो क्या नए साल पर यह ऐलान जंग है? और अब अमेरिका ने चीन को धमकी दे डाली है कि वो बेवजह तनाव न बढ़ाए। तो क्या ताइवान के साथ अमेरिका अब खुलकर सामने आ गया है? अब अमेरिका के होते हुए क्या चीन की दादागिरी ताइवान पर चलेगी? सीधा सा सवाल है कि क्या चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है और इसे लेकर अब वो क्या करने जा रहा है। आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की राजनीति में जब से चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है, तब से वहां की सियासत में हलचल है। क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्योंकि अब खबर यह है कि दिलीप घोष की सक्रिय राजनीति में कमबैक की खबर पक्की है। अगर उन्हें बड़ा पद मिलता है तो इसका असर बंगाल की राजनीति पर क्या होगा, कैसे बदलेंगे समीकरण, आज इसे भी जानेंगे। और इसके अलावा कर्नाटक में फिर एक नया नाटक शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आपसी तनातनी खुलकर सामने आ रही है और अब भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता अचानक आपस में भिड़ गए हैं। एक नजर इस पर भी आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घोषणा की है कि चीन के साथ ताइवान का विलय होने का समय आ चुका है। तो क्या इसे ऐलाने जंग मान लिया जाए? क्योंकि नए साल के भाषण से पहले चीन ने ताइवान के पास एक बड़ा सैन्य अभ्यास किया, मिसाइलें दागी और युद्धपोत और लड़ाकू जेट तैनात किए। मतलब चीन और ताइवान के बीच एक बार फिर तनाव अपने चरम पर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बयान ने पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र की अब चिंता बढ़ा दी है। ताइवान को चीन का हिस्सा बताते हुए दोनों के बीच खून का रिश्ता बताया। जिनपिंग का बयान सीधे तौर पर ताइवान की संप्रभुता को चुनौती देने वाला है। इस बयान पर ताइवान की सरकार ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। ताइवान ने इसे बेहद उकसाने वाला कदम बताया है और कहा है कि ऐसे बयान पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और अशांति को बढ़ावा दे सकते हैं। ताइवान ने एक बार फिर दोहराया कि वो एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है और उसका भविष्य ताइवान की जनता तय करेगी, ना कि चीन तय करेगा। चीन देखिए लंबे समय से ये दावा करता रहा है कि ताइवान उसका अभिन्न हिस्सा है और जरूरत पड़ी तो वो सैन्य ताकत के दम पर उसे अपने साथ मिला भी लेगा। इसी नीति के चलते चीन ने हाल ही में ताइवान के आसपास अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के मुताबिक इस सैन्य अभ्यास का नाम जस्टिस मिशन 2025 रखा गया। यह अभ्यास 29 और 30 दिसंबर 2025 को 2 दिनों तक चला और 31 दिसंबर को ये जाकर समाप्त हुआ। इसमें चीन की नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स को एक साथ तैनात किया गया। इस अभ्यास में सैकड़ों लड़ाकू विमान रहे, नौसेना के जहाज, तटरक्षक बल और दर्जनों मिसाइलें भी शामिल रहीं। चीनी सेना ने ताइवान के मुख्य द्वीप को चारों ओर से घेरने, उसके प्रमुख बंदरगाहों की नाकाबंदी करने और समुद्री और हवाई लक्ष्यों पर भी सटीक हमले की प्रैक्टिस की। कुछ मिसाइलें ताइवान के क्षेत्रीय जल के बेहद करीब जाकर गिरी, जो अब तक का सबसे नजदीकी सैन्य अभ्यास माना जा रहा है। चीनी सेना का कहना है कि यह अभ्यास ताइवान की अलगाववादी ताकतों को और बाहरी देशों के हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ताइवान के पूर्वी तट के पास बनाए गए सैन्य जोन खास तौर पर अहम है, क्योंकि संकट की स्थिति में इसी दिशा में अंतर्राष्ट्रीय मदद पहुंच सकती है। इस तनाव की एक बड़ी वजह अमेरिका और ताइवान के बीच हुआ 11.1 अरब डॉलर का हथियार का सौदा है। अमेरिका खुलकर अब साथ दे रहा है ताइवान का। अमेरिका ने ताइवान को आधुनिक मिसाइल सिस्टम और रॉकेट लॉन्चर बेचने का ऐलान किया है, जिससे चीन बुरी तरह से बौखला गया है। इसके जवाब में चीन ने अमेरिका की 20 डिफेंस कंपनियों और 10 वरिष्ठ अधिकारियों पर बैन लगा दिया है। अमेरिका ने चीन के रवैये की आलोचना की है। उसने कहा है कि वो ताइवान और जलडमरू मध्य में मौजूदा शांति को बिगाड़ने वाले किसी भी कदम का विरोध करता है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर नरम रुख भी अपनाया है। ट्रंप ने कहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनके अच्छे दोस्त हैं और उन्हें नहीं लगता कि चीन ताइवान पर हमला करेगा। इसी बीच जापान के प्रधानमंत्री साने तकाइची के बयान ने भी चीन की नाराजगी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान अपनी सेना भेजकर मदद करेगा। तो कुल मिलाकर चीन, ताइवान और अमेरिका के बीच ये टकराव
अब सिर्फ बयानबाजी नहीं रह गया, बल्कि सैन्य ताकत के प्रदर्शन तक पहुंच चुका है। अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि ये तनाव बातचीत से सुलझता है या फिर हालात और भी ज्यादा बिगड़ेंगे। और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के दौरे के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। खासतौर पर बंगाल बीजेपी में एक बार फिर नई ऊर्जा देखी जा रही है, नया उत्साह देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अब पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने इसी महीने से प्रदेश भर में कई बड़े चुनावी कार्यक्रमों की योजना बनाई है। वरिष्ठ नेता दिलीप घोष और प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य की अगुवाई में पश्चिम वर्धमान के दुर्गापुर समेत राज्य के 16 अलग अलग इलाकों में जुलूस निकाले जाएंगे, रैलियां होंगी और जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। पार्टी का मकसद बिल्कुल साफ है, कार्यकर्ताओं में जोश भरना और जनता के बीच जाकर पार्टी का मजबूत संदेश देना। दरअसल दिलीप घोष पिछले कई महीनों से बंगाल की सक्रिय राजनीति से दूर थे। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश नेतृत्व से वो नाराज थे और इसी वजह से हाशिए पर चले गए। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। चुनाव से पहले दिलीप घोष की सक्रिय राजनीति में वापसी को बीजेपी एक बड़ा संकेत मान रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद दिलीप घोष से संपर्क किया और उन्हें पार्टी में फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के संकेत दे दिए हैं। बीजेपी जानती है कि दिलीप घोष वही नेता हैं जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में पार्टी के सफल अभियान की कमान खुद संभाली थी। 61 वर्षीय दिलीप घोष न सिर्फ सांसद हैं बल्कि बंगाल बीजेपी के सबसे प्रभावशाली संगठनात्मक चेहरों में से एक माने जाते हैं। लंबा अनुभव है उनका। गुरुवार को लंबे समय बाद दिलीप घोष ने सॉल्ट लेक स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया को संबोधित किया। पार्टी में कई लोग तो ये तक भूल चुके थे कि घोष ने आखिरी बार कब प्रदेश कार्यालय से प्रेस को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपेगी वो उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। इस हफ्ते की शुरुआत में दिलीप घोष को राज्य बीजेपी के शीर्ष नेताओं के समूह में शामिल किया गया है। इस ग्रुप में प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य, विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी शामिल रहे, जिन्होंने अमित शाह के साथ बंद कमरे में एक बैठक की। और बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों की अगर माने तो अमित शाह ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि दिलीप घोष को फिर से पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका दी जाएगी। शाह का स्पष्ट संदेश कि पुराने और नए नेताओं को मिलकर काम करना होगा और बंगाल के मतदाताओं के सामने एकजुटता दिखानी होगी। चेहरा बीजेपी का एकजुटता के साथ पेश करना होगा। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने भी संकेत दिए हैं कि अब दिलीप घोष हर बड़े कार्यक्रम में नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि जनवरी में दुर्गापुर में होने वाली बड़ी जनसभा में दिलीप घोष मौजूद रहेंगे। दिलीप घोष ने भी कहा कि वो जल्द ही सार्वजनिक सभाओं में, रैलियों में सक्रियता दिखाएंगे। जब उनसे नाराजगी और पुराने नए नेताओं के टकराव को लेकर के बातचीत की गई, उनसे सवाल पूछा गया तो दिलीप घोष ने बेहद संतुलित जवाब दिया। बीजेपी के चुनावी रणनीति पर बोलते हुए दिलीप घोष ने इस बार बता दिया कि बीजेपी इस बार अलग तरीके से चुनाव लड़ने जा रही है। गौरतलब है कि अमित शाह ने हाल ही में बंगाल के 3 दिवसीय दौरे के दौरान ये दावा कर दिया है कि 2026 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या दिलीप घोष की वापसी बंगाल बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित होगी? जवाब आने वाले कुछ महीनों में जरूर मिलेगा। और नए साल 2026 के पहले ही दिन कर्नाटक के बेल्लारी से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के आपसी भिड़ंत खुलकर सामने आ गई। पोस्टर और बैनर लगाने को लेकर विवाद हुआ जो हिंसा में बदल गया। ये मामला इतना बढ़ गया कि फायरिंग और पथराव तक की नौबत आ गई, जिसमें एक युवक की तो मौत भी हो गई और इसमें कई लोग घायल हुए। घटना बेल्लारी के अबंभवी इलाके की है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस विधायक भारत रेड्डी के समर्थक बीजेपी विधायक जनार्दन रेड्डी के घर के सामने बैनर और पोस्टर लगा रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और देखते ही देखते ये झड़प हिंसक प्रदर्शन में बदल गई। हालात बेकाबू हो गए। पुलिस के मुताबिक झड़प के दौरान फायरिंग भी हुई, पत्थरबाजी भी की गई। इस हिंसा में कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर की गोली लगने से मौत भी हो गई है, जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया।
स्थिति को काबू में रखने के लिए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को तितर-बितर किया। इलाके में धारा 144 लागू कर दी। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई और सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। इस मामले में कांग्रेस विधायक भारत रेड्डी ने आरोप लगाया कि हमला बीजेपी विधायक जनार्दन रेड्डी के समर्थकों की तरफ से पहले शुरू किया गया। वहीं बीजेपी विधायक जनार्दन रेड्डी ने पलटवार करते हुए गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि भारत रेड्डी और उनके करीबी सतीश रेड्डी और उनके पिता ने उन्हें मारने की साजिश रची है। जनार्दन रेड्डी का दावा है कि उनके घर के सामने 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई, उन पर जानलेवा हमला भी किया गया। अब विवाद वाल्मीकि सर्किल में वाल्मीकि की मूर्ति के अनावरण से पहले लगाए जा रहे बैनरों को लेकर शुरू हुआ। शनिवार 3 जनवरी 2026 को मूर्ति के उद्घाटन की तैयारी चल रही थी। घटना के बाद बेल्लारी शहर के विधायक नारा भारत रेड्डी जनार्दन रेड्डी के घर के सामने धरने पर बैठ गए। इस मामले में ब्रूसपेट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज भी कराई गई और अब जांच जारी है। फिलहाल बेल्लारी में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी इसे लेकर किस तरह से मामले को सुलझाते हैं और किस पर, जिससे जैसे मौत भी हुई है, घायल भी हुए हैं, सजाएं किसको कैसे मिलती हैं। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।